Good morning, students. Today we are going to discuss about the practical of zoology. प्रायोगिक परीक्षा की अगर बात करें तो उसमें 4-5 टॉपिक अपने मेन रहते हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है प्रादर्स यानी स्पेसिमेंस. तो स्पेसिमेंस की जो संख्या है वो सेकेंड ईयर के केस में अगर देखें तो मोस्टली कॉर्डेट्स हैं, और कॉर्डेट्स के बारे में आप लगभग सभी के बारे में जानते हैं. जैसे कि कॉर्डेट की अगर बात करें तो वो एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जीवन की किसी न किसी अवस्था में फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है. तो ये जो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल जो इन कैरेक्टर्स को शो करते हैं उनको हम कॉर्डेट्स में रखेंगे. अब प्रायोगिक अध्ययन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आप जब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाओगे तो स्पेसिमेंस की बात होगी. स्पेसिमेंस के बाद स्लाइड्स की बात करेंगे. स्लाइड्स के बाद आपके डिसेक्शन से संबंधित चीज़ें होंगी, और उसके बाद जो भी बायोकेमिकल प्रैक्टिकल होंगे. तो सबसे पहले अपन ये देखें कि जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनेगा या प्रैक्टिकल फाइल बनेगी वो आप किस, हालांकि आपने फर्स्ट ईयर में बनाई है और जो भी उसमें कमियां रही हैं वो टाइम टू टाइम अपन सुधारते भी रहें, लेकिन इस दौरान 5-6 महीने का गैप आ गया है तो उस गैप में कुछ चीज़ें अपन से छूट जाती हैं, भूल जाती हैं. तो आज मैं वही चीज़ें आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को किस प्रकार से बनाएं. तो सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो प्रैक्टिकल फाइल लेनी है वो फोल्डिंग वाली लेनी है, जिसमें एक टैब लगा होता है, टैग से आप बांधते हो पन्नों को. तो 2 प्रकार के पेज आपके पास होंगे. एक तो प्लेन पेज होगा. प्लेन पेज का मतलब खाली पन्ना. खाली पन्ना वो पन्ना जिसमें कोई लाइनिंग नहीं होगी. दूसरा पेज आपके पास होता है लाइन वाला पेज. लाइन वाले पेज में इस तरह से ऊपर एक रेड लाइन होती है, उसके बाद एक रेड लाइन ऐसे होती है, डबल लाइन होती है ये, उसके बाद सिंगल लाइंस होती हैं इस प्रकार से. ठीक है. तो 2 प्रकार का पेज है, एक खाली पेज है और एक लाइन वाला पेज है. सबसे पहले बात करें खाली पेज की यानी ब्लैंक पेज की. ब्लैंक पेज पे आपको जो स्पेसिमेन दिखाया गया है उस स्पेसिमेन का डायग्राम बनाना है. और डायग्राम किससे बनाओगे? पेंसिल से. क्लियर कट याद रखें कि इस पे जितना भी काम होगा वो पेंसिल से होगा, वहाँ पर पेन इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है. पेंसिल आप अच्छी क्वालिटी की पेंसिल लें, शार्प पॉइंटेड होनी चाहिए, अच्छे से शार्प की हुई होनी चाहिए. उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि डायग्राम जब भी आप बनाओगे तो डायग्राम इस प्रकार से बनाएं कि भाई दियो जैसे आपने डायग्राम बनाया, कोई आपको फिश दिखाई तो फिश को आप इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ कर दो और एक साइड उसमें स्पेस रह जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि बीचों बीच में डायग्राम बनाए, तो उस दौरान क्या होगा कि आपको इधर भी नाम नहीं लिखने में आएंगे और इधर भी नहीं लिखने में आएंगे. तो आपकी कोशिश ये नहीं रहनी चाहिए कि डायग्राम थोड़ा सा एक साइड हो जाए, तो बाकी बचे हुए जो जगह है उसमें आप उसका नामकरण कर लें या नॉमेनक्लेचर कर दें. तो यहाँ पर आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद इसके आप नाम लिख दीजिए. जैसे आपने यहाँ लिखा, ये हो गया इसका माउथ हो गया, ठीक है, ये आई हो गई, ये कॉडल फिन हो गया. तो इस प्रकार से कोशिश ये रहे कि एक साइड में आपके ज़्यादातर नाम आ जाए, एक साइड में वो डायग्राम रहे. उसके बाद ये जो एरिया है इसको लगभग इतना आप आइडिया से खाली छोड़ दो, क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 पोर होंगे, उनसे आप उस फाइल को बांधोगे तो बांधते टाइम ये नाम दब जाएंगे. तो कोशिश ये रहे कि इस एरिया में आप कोई भी चीज़ ना लिखें, क्योंकि जब फाइल आप बांधोगे तो वो छुपेगा, और जब चेक करते टाइम ये आप पढ़ोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान जब आप पढ़ाई करते हो या फाइल ऐसे खोलोगे तो ये चीज़ें छुपी रह जाएंगी. तो आप कोशिश ये करो डायग्राम एक साइड, नाम इधर की साइड, और इस वाले एरिया में नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद जैसे आपने कहा कि ये लेबियो फिश है, तो यहाँ पर आप लेबियो लिख के और इसको सिंगल अंडरलाइन करेंगे. ये भी पेंसिल से ही लिखना है, ध्यान रखना है, पेन इस्तेमाल नहीं करना है. उसके बाद ये पूरा काम हो गया. जहाँ भी आप इस फिश का नाम लिखोगे
वहाँ पर सिंगल अंडरलाइन करनी है। नॉमेनक्लेचर में यहाँ आपने लिखा। अब बात करते हैं लाइन वाले पेज की। लाइन वाले पेज में सबसे पहले जैसे ये स्पेसिमेन है, आपको पेजों को इस प्रकार से सेट करना है कि जहाँ खाली पेज में आपने जो चित्र बनाया है उसके लक्षण सामने वाले पेज पर आ जाने चाहिए। उसके लक्षण सामने, कई बार बच्चों से क्या गलती होती है कि ये फिश यहाँ बनाई और पीछे की तरफ उसने इसके कैरेक्टर लिख दिए, तो ना तो जो फाइल आपके इंटरनल जो भी है टीचर है वो जो चेक करता है तो उसको यहाँ चित्र देखेंगे, पीछे उसके कैरेक्टर देखने होते हैं, तो गलतियाँ पकड़ में नहीं आती हैं या गलतियों का सुधार करने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, एग्जामिनर जब आता है तो उसको बहुत अलग लगे, क्योंकि सेटिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो चित्र आपको दिख रहा है उसके जस्ट सामने उसके कैरेक्टर होने चाहिए, ताकि दोनों चीज़ आमने सामने दिखें और आप आराम से डिसाइड कर सको कि आप किसके बारे में बात। आपको भी फिर पढ़ने में ईजी हो जाता है, सामने चित्र दिखेगा और यहाँ पर आप उसके कैरेक्टर पढ़ लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेट करो फाइल को। जब भी अगर आपने शुरू का पेज खाली लिया है तो उसका एक पृष्ठ आप खाली छोड़ दीजिए, आमने सामने एक दूसरे के काउंटर में उसके कैरेक्टर आने चाहिए। और हाँ, फाइल खरीदते टाइम ये ध्यान रखो कि इस प्रकार के पेज लें कि वो जैसे खाली पेज है तो दोनों साइड से ही खाली हो, और ये लाइन वाला है तो दोनों, बाजार में इस प्रकार के पेज भी आते हैं कि एक साइड लाइनदार है और एक साइड खाली है, तो अगर कोई गलती होती है तो वो एक की बजाय दो स्पेसिमेन को इफेक्ट करता है और इसी प्रकार पूरी फाइल प्रभावित हो जाएगी, आपको डबल मेहनत लग जाएगी। तो कोशिश ये करो कि पूरे प्लेन, दोनों साइड से प्लेन होना चाहिए, दोनों साइड से लाइनदार होना चाहिए। उसके बाद उसकी सेट कर लो आपके दिमाग में कि भाई आपको यहाँ ये बनाना है तो इसका कैरेक्टर सामने सामने लिखना है। ठीक है, खाली पेज के बाद जब लाइन वाले पेज पे आते हैं तो ये पेज जो है इसमें दो लाइनें ऐसी होती हैं जो डबल होती हैं और रेड कलर से होती है, बाकी या तो ब्लैक होंगी या ब्लू होंगी। ठीक है, तो जो ऊपर वाली लाइन है इसमें आप यहाँ चाहो तो डेट लिख दीजिए, किस डेट को आपने वो स्पेसिमेन देखा या किस डेट को आपने उसका काम किया। दूसरी बात, जो भी स्पेसिमेन आपने देखा, जैसे यहाँ आपने इसका चित्र बनाया लेबियो का, तो यहाँ पर आप लिखोगे लेबियो। ठीक है, और लेबियो लिख के सिंगल अंडरलाइन, ना तो डबल होनी चाहिए ना अंडरलाइन छूटनी चाहिए। अगर डबल होगी तब भी गलत हो जाएगी और अगर छूट गई तब भी गलत हो जाएगी। उसके बाद एक, अगर जो स्पेसिमेन आपने देखा है उसका वर्गीकरण आपको करना है। अब आप खुद डिसाइड करना है कि वर्गीकरण आप ब्लैंक पेज पे करोगे या लाइन वाले पेज पर करोगे। अगर आप ब्लैंक पेज पे कर रहे हो तो चित्र बनाते टाइम ये ध्यान रखना कि इस चित्र को थोड़ा सा नीचे बनाएं ताकि आपको यहां एक जगह मिल जाए, और इस जगह में फिर आपको चार चीजें लिखनी है: फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस। ठीक है, चार चीजें इसमें कौन कौन सी लिखनी है आपको? एक लिखना है फाइलम यानी कि संघ, दूसरा लिखना है आपको क्लास यानी कि वर्ग, तीसरा लिखना है आपको ऑर्डर यानी कि गण, और चौथा लिखना है जीनस यानी कि वंश। और वंश जो होगा, जो भी स्पेसिमेन आपने देखा है वो उसका नाम होगा। जैसे कि अपने यहाँ लेबियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वंश लिखोगे आप लेबियो। ठीक है, और वंश लिख के और उसको सिंगल अंडरलाइन करोगे। सिंगल अंडरलाइन नहीं भूलनी है, ध्यान रखना डबल भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, डबल अंडरलाइन कर देते हैं, जबकि ये आईपीएससी जो नाम पद्धति है उसका नियम है कि वंश जब भी आप लिखोगे उसको सिंगल अंडरलाइन करोगे या फिर इटालिक में लिखोगे। तो इटालिक तो आप लिख नहीं पाओगे, उससे बढ़िया इंग्लिश में लिख के या हिंदी में लिखो, उसको सिंगल अंडरलाइन कर दीजिए। ये चारों चीज़ें क्लासिफिकेशन में आएंगी। इसके अलावा किताबों में बहुत ज़्यादा दी हुई होती है, गाइड्स में खूब सारी दी हुई होती है, या कहीं भी आपको और मटेरियल मिले, ऑनलाइन देखोगे आप इंटरनेट पर, विकीपीडिया पे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उसमें सुपर फाइलम, सुपर क्लास मिल जाएगी, जीनस, सब सुपर ऑर्डर मिल जाएंगे, इस तरह की सब क्लासेज मिल जाएंगी। उनको आपको नहीं टच करना है क्योंकि फिर आपको दिक्कत आएगी। यहाँ 7-8 चीज़ें हो जाएंगी, उन सबको अलग अलग आपको क्लासिफिकेशन में सीधी सीधी 4 चीज़ें याद कर लेनी है: संघ, वर्ग, गण, वंश। और वंश में उसका नाम लिख के और सिंगल अंडरलाइन कर लिए। ठीक है ना। अब अगर आपने क्लासिफिकेशन यहाँ लिया तो ये इस जगह आ जाएगा, यहाँ पर संघ लिख देना, वर्ग, गण और वंश। अगर आप लाइन वाले पेज पर इनको आप चाहो कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं लिखनी है, सिर्फ यहाँ पर चित्र बनाना है और उसका नामांकन करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर
जब शुरू करोगे तो सबसे पहले लिखोगे आप फाइलम, दूसरा लिखोगे आप क्लास, तीसरा लिखोगे आप ऑर्डर और चौथा लिखोगे जीनस। मीन्स संघ, वर्ग, गण और वंश। और वंश जो भी लिखोगे उसको सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, ये हो गया इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण लिखने से पहले चाहो तो आप यहाँ हिंदी या इंग्लिश में वर्गीकरण एक छोटा सा लिख के और उसके नीचे ये साइड में एक साइड लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तब भी कोई जरूरी नहीं है, इससे पता चलता है कि वो क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो इस चीजें आती हैं वो आती है कि ये जो एनिमल आपने देखा है स्पेसिमेन के रूप में, उसके लक्षण यहां पर लिखने हैं 5 से 7 मुख्य लाक्षणिक लक्षण होने चाहिए, जिससे देखते ही पता लग जाए कि ये फलाना एनिमल है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देख लेना फाइलम। फाइलम आपने देखा, फाइलम से 2 कैरेक्टर उठा लेना आप। ठीक है, फाइलम से 2 कैरेक्टर उठाए, जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा की बात करेंगे अपन, यहां पर क्या बात करेंगे, फाइलम कॉर्डेटा। जैसे कि आप जानते तो नोटोकॉर्ड होती है और नर्वकॉर्ड पाई जाती है और फेरिंजियल। तो आप चाहो तो इनको शॉर्ट में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंजियल गिल स्लिट्स कहने को तो ये एक कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, या नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। जैसे ही आप लिखोगे, सामने वाले को, चाहे वो एग्जामिनर हो चाहे आपके टीचर हो, उनको पता लग जाएगा कि बच्चों को इसके बारे में आता है। एक पॉजिटिव फीडबैक जो होना चाहिए बच्चे के प्रति, वो टीचर के मन में आता है। तो अपने आप ही, जैसे ही कोऑर्डिनेट की बात करोगे, 2-3 कैरेक्टर अपने आप ही हो गए आपके। बच्चे कितने, 4। उसके बाद चाहो तो आप क्लास के ले लो, जैसे फाइलम कोऑर्डिनेटर लिखा आपने और क्लास यहां लिखोगे आप पीसीज। क्लास क्या लिखोगे, पीसीज, यानी मछलियां। तो मछली की जब भी आप बात करोगे तो मछली का जो खास कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, क्योंकि जल में रहती है, तैरना होता है, तो जो बॉडी की शेप होती है वो शेप किस प्रकार की होगी, इस प्रकार की स्ट्रीमलाइन बॉडी, धारा रेखित बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी, धारा रेखित बॉडी, यानी कि बॉडी इस प्रकार की है कि आगे से नुकीली और पीछे से नुकीली और बीच में ऐसे चौड़ी। तो क्योंकि है ना, इसको पानी में तैरना है, तो आगे से अगर ये इस प्रकार से चौड़ी हो गई या फ्लैट हो गई तो पानी में बहुत ज्यादा प्रतिरोध ये उत्पन्न होगा इसके खिलाफ, और ये तैरने में इसको दिक्कत होगी, तैर ही नहीं पाएगी। लेकिन आप देख रहे ना, भाले की जो नोक होती है इस प्रकार से नुकीली होती है, क्योंकि उसको हवा में रेजिस्टेंस कम से कम मिले, इस प्रकार से भाले को आगे से नुकीला बनाया जाता है। पानी जो माध्यम है वो हवा से भी ज्यादा गाढ़ा है और उसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है। आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ऐसे डालो, वो ऊपर उत्प्लावनता से ऊपर आ जाएगा। तो उस प्रतिरोध को कम करने के लिए इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, नौकाकार होती है, नाव की। जैसे नाव होती है ना, आप देखना नाव को आगे से इस प्रकार से होती है, नुकीली होती है, फिर धीरे धीरे करके चौड़ी होती है, फिर नुकीली हो जाती है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी या बॉट शेप होती है इसकी। तो धारा रेखित शेप पाया जाता है, तो ये इसका कैरेक्टर हो जाएगा एक और पीसीज का, कि बॉडी स्ट्रीमलाइन या नौकाकार होती है, धारा रेखित उसका शरीर होता है, जो उसे तैरने में सहायक होता है, ये तैरने में उसको फैसिलिटेट करता है। उसके अलावा पानी के अंदर रहती है। पानी में आप देखना, कभी पानी में अगर आपने 1 घंटे भी हाथ डुबो के रखे तो यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, स्किन होती है वो सड़ने गलने लगती है अगर थोड़ा दिन पानी में काम करते हो तो उस सब से बचने के लिए हमारे केस में ऐसा होता है, लेकिन पीसीज के केस में ऐसा नहीं होता है। पीसीज पूरी लाइफ पानी के अंदर बिताती है। कुछ पीसीज को अगर छोड़ दें तो वो कुछ टाइम के लिए बाहर आ सकती है या मड में रह सकती है, सूखे, जैसे लंग फिश की अगर बात करें। लेकिन ज़्यादातर पीसीज क्या है, वाटर लिविंग है, एक्वेटिक है। एक्वेटिक में हो सकता है कि वो स्वच्छ जल में रह रही हो या लवणीय जल में रह रही हो, वो अलग मैटर है, लेकिन पानी में रह रही है, उसकी बॉडी के चारों तरफ पानी पाया जाता है। अगर बॉडी पे इस प्रकार की कोई प्रोटेक्शन नहीं पाई जाएगी
तो अपनी जैसे स्किन खराब हो जाती है पानी में रहने से, इसकी भी बॉडी की जो कवरिंग है सारी खराब हो जाए। इसलिए इन एनिमल्स में अडेप्टेशन पाया जाता है कि बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। ये स्केल क्या करते हैं, ये स्केल इसके चारों तरफ जो पानी है उसको बॉडी कवरिंग जो होती है, बॉडी का जो वॉल होती है, बॉडी की जो लिविंग चीजें होती हैं उनके कांटेक्ट में ही नहीं आने देती। तो कांटेक्ट में नहीं आने देती तो ये सड़ेगी गलेगी नहीं, ये अपने आप में अनुकूलता है। तो दो कैरेक्टर भी अगर आप ले लेते हो कि बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है और बॉडी कवर्ड बाय द स्केल्स, बॉडी होती है उसके ऊपर स्केल पाए जाते हैं जो उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो तैरने के लिए फिन्स पाए जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, फिन्स और विंग्स में रात दिन का अंतर होता है। विंग्स किस में पाए जाते हैं, पक्षियों के केस में, और फिन किसके केस में पाए जाते हैं। फिन एक्चुअली क्या है, एक्सपेंशन ऑफ बॉडी कवरिंग या एक्सपेंशन ऑफ देयर बॉडी वॉल, इनकी जो दीवार होती है, देह भित्ति जो होती है, देह का जो ऊपरी कवरिंग है उसका फैलाव है एक तरह से। जबकि बर्ड के केस में अगर बात करें पंखों की तो दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स। क्या है, अग्रपादों का रूपांतरण है। आप किसी मरे हुए पक्षी को देखना या आपके सामने कभी कोई पक्षी आया तो उसका ऐसे करके देखना, उसकी जो पंख हैं उनमें हड्डियाँ निकलती है अपने जैसे, ऐसे उमरस और इस तरह की सारी हड्डियाँ, जैसे फैलेंजर्स वगैरह, बिल्कुल हाथ के जैसी हड्डियाँ निकलती, क्योंकि वो हाथ ही हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो पक्षी हैं कैसे हैं, आर्बोरियल है हैबिट में, वायवी है, उड़ना होता है, उड़ने के लिए उनकी बॉडी में है ना अडेप्टेशंस आ गए हैं, अनुकूलता आ गई है, वो क्या हो जाएंगी, फोर विंग में चेंज, फोर विंग में चेंज हो जाए, विंग्स में चेंज हो जाएंगी फोर लिम्स जो होती हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो फाइलम के एक कैरेक्टर हो गए या दो कैरेक्टर हो गए, एक क्लास का ले लेना, बाकी फिर इसके ले लेना कि ये किस प्रकार की फिश है। उसमें है ना स्केलेटन दो प्रकार का होता है, कुछ कार्टिलेजिनस होती हैं, कुछ बॉनी फिशेज होती हैं। तो अगर लेबियो की बात करें तो बॉनी फिश, ठीक है ना, मीन्स जो इसके अंदर स्केलेटन है या इंटरनल जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है, बॉन्स का। लेकिन जैसे अगर आप बात करोगे बड़ी बड़ी फिश की तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, स्केलेटन जो होता है किसका बना होता है, कार्टिलेज का। कार्टिलेज और बोन में दोनों में रात दिन का अंतर होता है। बॉन्स होती है वो हार्ड होती है, फ्रेजाइल होती है, जबकि कार्टिलेज होती है फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, वेल फिश नहीं होती है। कई बच्चे हैं ना कंफ्यूज रहते हैं कि वेल फिश है, वेल है, डॉल्फिन है, ये सब फिश नहीं है, मैमल्स हैं। ठीक है ना, उनकी शेप जरूर ऐसी है एक्वेटिक हैबिटेट में, लेकिन वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आप फाइल बनाओ, इस लेसन को देखने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप में आपको वर्क असाइन करूंगा, मैं भेजूंगा स्पेसिमेंस और उनके कैरेक्टर। तो उसको आप फाइल बनाते टाइम इस प्रकार से करेंगे कि डायग्राम एक पेज पर आना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर, अगर क्लासिफिकेशन लेना चाहो तो यहाँ भी ले लेना है ना, और ये सब चीज़ें इस पर आ जानी चाहिए। कैरेक्टर जब भी लिखोगे तो फाइलम के एक या दो कैरेक्टर, एक क्लास का कैरेक्टर, बाकी के 4-5 कैरेक्टर किसके, वंश से संबंधित। ठीक है, वंश जहां भी लिखोगे, जैसे यहां लिखा आपने क्लासिफिकेशन में सिंगल अंडरलाइन किया, या पेज के ऊपर लिखोगे सिंगल अंडरलाइन किया, यहां आप डायग्राम के नीचे लिखोगे सिंगल अंडरलाइन नहीं छोड़नी है, डबल अंडरलाइन नहीं करनी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आप फाइल तैयार करोगे। स्पेसिमेन इस प्रकार से होंगे। स्लाइड की जब बात करेंगे, स्लाइड में अगर वूल एनिमल नहीं है, वूल माउंट नहीं है, कंप्लीट एनिमल नहीं है, तो अगर किसी पार्ट की हिस्सा है, या क्योंकि आपके सेकेंड ईयर में ज़्यादातर जो स्लाइड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हैं तो वहाँ पर फिर आपको क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है, एक साइड उसका चित्र बनाना है, दूसरे साइड उसके लक्षण लिख देना है। ठीक है ना। अब फाइल जब भी बनाओगे तो ये दोनों पेज एक दूसरे के सामने होने चाहिए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।